हमको ढाई फ्रंट के बारे में हमेशा सतर्क रहना है। इस ढाई में जो डेढ़ है उसको बहुत ध्यान से समझे जाने की जरूरत है, क्योंकि कई जगहों पर ऐसा लगता है कि हमारा शत्रु बोध उतना मजबूत नहीं रह जाता जितना असल में होना चाहिए। हम ये क्यों कह रहे हैं ये आपको बताता हूं। बहुत स्वागत है आपका अड़ी में। आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष, आपके साथ मैं हूं दिनेश गौतम। आज की अड़ी में हम आपको बताएंगे साजिश क्या है और कितनी बड़ी है। ये साजिश कितनी सीमा पार से है। ये साजिश सीमा पार से लगातार है, मुस्तकिल है, लेकिन और कितनी बड़ी होती जा रही है और कितनी बड़ी होती जा रही है चुनौती घर में भी। हालांकि ये बड़ी राहत है कि बीते कई सालों में सार्वजनिक स्थानों पर होने वाले विस्फोट और आतंकवादी जो वारदातें हैं उसमें कमी आई है, लेकिन अब ये और सतह के नीचे अंडर करंट्स में कितना ज्यादा चल रहा है और आने वाले दिनों में हमको, आपको, सबको मिलकर कितनी सतर्कता बरतनी है, इसमें सावधान करने वाली ये अड़ी आज आपके सामने रख रहा हूं। अड़ी में आज आप देखने वाले हैं साजिश। एक तरफ देश के बाहर से साजिश, जहां खुद को एलिवेट करता जा रहा है मुनीर, और इतना इन्फ्लुएंशियल अब हो जाएगा वो कि वो असल में चलाता वही रहा है, लेकिन अब कागजों में भी वही पाकिस्तान को चलाएगा। इसलिए मनमानी के लिए अब उसको फुल स्कोप मिलने वाला है। और इधर देखिए, इधर देश के भीतर से इतना सारा RDX, इतना सारा अमोनियम नाइट्रेट। ये अमोनियम नाइट्रेट और RDX किस लिए था? और वो जो खुद के नाम के आगे डॉक्टर लगाते थे, वो डॉक्टर दहशत के डॉक्टर क्यों निकले आपको बताऊंगा, लेकिन पहले जरा यह खबर देखिए। पाकिस्तान में मुनीर को और ताकतवर बनाने की तैयारी। मुनीर को तीनों सेनाओं का प्रमुख बनाया जाएगा। तीनों सेनाओं की कमान संभालेंगे आसिम मुनीर। तो भारत में असल में पाकिस्तान नकलची बहुत बड़ा है। आपने देखा चाइना में रॉकेट फोर्स है, उसने खुद के यहां रॉकेट फोर्स बनाने की कोशिश की। आप जानते हैं भारत में तीनों सेनाओं की कमान CDS संभालता है, और CDS की रिपोर्टिंग होती है रक्षा मंत्री रिपोर्ट करते हैं राष्ट्रपति को और साथ में प्रधानमंत्री को। और यहां पर अब तीनों सेनाओं का प्रमुख वो खुद को भी बनाना चाहता है। तीनों सेनाओं का प्रमुख बनना या साथ में रॉकेट फोर्स जैसी कोई एंटिटी बनाना, यह सब होता है कि आपके पास रिसोर्सेस कितने हैं, उसको मैनेज करने के लिए, उसको संभालने के लिए वाकई आपको इस तरह की किसी एक एंटिटी की जरूरत है क्या। और दूसरा होती है नकल इसलिए ताकि वो नाम रखकर, नेम से एक तो कम से कम ये दिखा सके कि हम किसी से कम नहीं। और भारत के CDS की तर्ज पर बनाया जा रहा है वहां CDF। हमारे पास चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होता है और वहां पर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनाए जाने की तैयारी। अब ये चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जनरल याहया खान की तर्ज पर, आप जानते हैं, खुद को पहले फील्ड मार्शल बनाया गया। असल में हमारे जुबान पर अब ये फील्ड के तौर पर इतना चढ़ चुका है कि फील्ड निकलता भी नहीं है। और अब आप देखते हैं कि खुद को वो और एक लेवल प्रमोट करके बनाना चाहते हैं CDF। और अगली खबर देखिए, इधर क्या चल रहा है पाकिस्तान में। मुनीर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, क्योंकि वहां के लोग ये समझने लगे हैं कि इस बंदर के हाथ में उस तरह देना कितना खतरनाक हो सकता है। पूरे पाकिस्तान में विपक्ष का विरोध, मुनीर को ज्यादा शक्तियां देने के खिलाफ प्रदर्शन। विपक्ष ने संशोधनों को लोकतंत्र पर हमला करार दिया। विपक्ष भी इस बात को भांप रहा है कि अगर ये तानाशाह सैनिक शासक इतना ज्यादा प्रभावी हो गया कि वो असल में पाकिस्तान का शासक बन बैठा, तीनों सेनाओं की कमान संभालने के साथ साथ डी फैक्टो वो अगर बन गया पाकिस्तान की जनता को भी चलाने वाला, तो ये बहुत ज्यादा डेंजरस होने वाला है। ये भापा तो जा रहा है, लेकिन वहां पर नक्कार खाने में तूती की तरह इन विपक्षियों की आवाज भी बंद हो जाएगी। इसका आप इस खातिर को जमा रखिए। हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ने वाले हैं उनके साथ आपका परिचय कराऊंगा, लेकिन एक और खबर देख लिए। आसिम मुनीर की ताकत बढ़ी, ये मामला है क्या, ये हुआ क्या है, ये जरा समझ लीजिए। पाकिस्तान में भी एक संविधान है, हंसी आती होगी आपको, लेकिन वहां पर भी एक संविधान बनाया गया है और संविधान के हिसाब से वहां की शक्तियां जो हैं वो किसमें निहित हैं, इसका भी ब्यौरा, इसके लिए भी प्रोविजन उसमें है। यहां हुआ यह है कि पाकिस्तानी संसद और संसदीय समिति में 27वें संशोधन को मंजूरी दी गई है। यह 27वां संशोधन CDF बनने का रास्ता साफ करेगा आसिम मुनीर का। संशोधन सुरक्षा और राष्ट्रीय नीति को लेकर मुनीर को और ताकतवर बनाएगा। केवल इतने हिस्से पर रखिए, ये मुनीर और ताकतवर होते जाएंगे। मुनीर अब तीनों सेनाओं के प्रमुख बन सकते हैं। असल में तो आप देखिए जिस तरीके से वो अमेरिका मिलने जाएं ट्रंप के साथ में स्टेपल होके उनके साथ वहां के प्रधानमंत्री चलते थे, वो पहले मिलते थे, बाद में प्रधानमंत्री मिला करते थे।
तो ये समझ के रखिए कि केवल जिस तरह जेब में रुमाल रखा जाता है उस तरह से इस्तेमाल करने के लिए असीम मुनीर ने शहबाज शरीफ को रखा हुआ था। लेकिन अब ये बहुत फॉर्मल हो जाएगा। बिल संसद के दोनों सदनों में पेश होगा, पास होने पर यह कानून बन जाएगा और इस तरीके से असीम मुनीर बेतरह बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। क्या हुआ है? पाकिस्तानी संसद और संसदीय समिति में 27वां संशोधन सुरक्षा और राष्ट्रीय नीति को लेकर मुनीर को और ताकतवर बनाएगा। मुनीर अब तीनों सेनाओं के प्रमुख बन सकते हैं। यहां तक आपने देखा। क्यों अहम है ये? प्रधानमंत्री के निर्णयों में अब आर्मी चीफ की सलाह जरूरी हो जाएगी। आर्मी चीफ की सलाह के बगैर खुद मुख्तारी से, अपनी मर्जी से कुछ प्रधानमंत्री नहीं कर पाएंगे। अब अगर यह होगा तो जाहिर है बाकी कुर्सियों पर बैठे हुए लोग सिर्फ कठपुतली बन जाएंगे। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में संवैधानिक दर्जा देने का प्रस्ताव, संवैधानिक दर्जा मिल जाने के बाद यह जाहिर है ये फिर इतनी ज्यादा पावरफुल एंटिटी होगी कि बाकी सब चीजों का होना नहीं होना बराबर हो जाएगा। संशोधन से ये सरकार पर नियंत्रण, हस्तक्षेप बहुत बढ़ेगा। राजनीतिक स्थिरता और नीति निर्धारण में मुनीर का इंटरवेंशन हर दिन अब और बढ़ता जाएगा। और ये आप जानते हैं पाकिस्तान की ताकत को एक व्यक्ति के हाथों में निहित कर देने के लिए है। मुनीर अब सिर्फ आर्मी चीफ नहीं बल्कि राष्ट्रीय नीति के निर्णायक चेहरे भी होंगे। तो हमारे यहां जो सीडीएस होता है और वहां सीडीएफ में फर्क ये होगा कि वहां के सिविल मैटर्स में, जाहिर है हमारे यहां के सिविल मैटर्स में सीडीएस दखल नहीं देते, लेकिन वहां के सिविल मैटर्स में प्रधानमंत्री क्या करेगा क्या नहीं करेगा, हर बात का एक तरीके से की ताकत आ जाने वाली है मुनीर के पास। संशोधन से लोकतंत्र पर बहुत बड़ा खतरा आएगा। विरोध में जो विपक्ष है उसने ये कहा है कि ये तो बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है और ये ऐसा हो जाएगा जैसे आपने किसी जिन को बोतल से बाहर निकाल दिया हो। सबसे बड़ा मिलिट्री इन्फ्लुएंस संशोधन है ये। मिलिट्री का देश की उन एंटिटीज पर इन्फ्लुएंस जो नहीं होना चाहिए उसकी तरफ बढ़ते कदम है और इसके लिए हम सबको सजग और सतर्क रहना होगा। लेकिन यह जाहिर है ये केवल विपक्ष की तरफ से निभाई जा रही एक तरीके की औपचारिकता आप समझ लीजिए, क्योंकि इसका कुछ हासिल होगा ऐसा लगता नहीं। हमारे साथ जुड़ने वाले खास मेहमान आइए, बहुत जल्दी से उनसे परिचय कराता हूं। एम्बेसडर दीपक बोरा मेरे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। बीते दिनों मैंने देखा सर आपने राजकुमार साहब का जानी एक इंटरव्यू किया था, कमाल इंटरव्यू किया था। आपकी पर्सनैलिटी के कितने सारे एस्पेक्ट्स हैं, कई बार मैं दंग रहता हूं। कर्नल शैलेंद्र सिंह मेरे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विश्लेषक। एयर कॉमोडोर अशमिंदर सिंह बहल भी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। आरजू काजमी मेरे साथ जुड़ेंगे पाकिस्तान से लाइव। लेकिन सबसे पहले तो यह समझिए कि अभी अचानक इस बात की जरूरत क्यों पड़ी? क्या यह भी असल में ट्रंप की कोई मेगा डिजाइन है जिसको हम समझ रहे हैं कि मुनीर की शैतानी खोपड़ी में आया हुआ कोई आइडिया है? एम्बेसडर दीपक आपसे शुरुआत करता हूं। जो दिख रहा है वो तो ठीक है, जो नहीं दिख रहा वो बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा की तरह जब आपके साथ होता हूं मैं बहुत कुछ सीखता हूं आपसे। आपने अभी बताया है कि वहां पे क्या हो रहा है, किस तरह से आइन, उनकी कॉन्स्टिट्यूशन की हत्या की जा रही है। हत्या करो या वो खुद सुइसाइड करे, नतीजा वही होता है, वो मर जाता है। तो वहां पर तो कॉन्स्टिट्यूशन को कोई सीरियसली लेता नहीं। और ये जो पिंजड़े वाली मुनरिया है, इसका गीत सुना है आपने सर? हाँ, तीसरी कसम है, चलत मुसाफिर मोह लिए रे पिंजरे वाली मुनिया। दूसरा है, अच्छा, मुन्नी बदनाम हुई डोनाल्ड तेरे लिए। डोनाल्ड तेरे लिए, अच्छा, मुनीर बदनाम दे रहा है वहां। ओके, बट इट्स अ बिट ऑफ अ जोक। सो जब मैं ये बता रहा हूं, जो आपने कहा कि क्या नजर नहीं आ रहा, ये वेरी क्लियर है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब एक व्यक्ति के साथ डील करना चाहते हैं। ये अमेरिका की हमेशा परंपरा रही है। अगर भारत जैसा देश है, वहां पर आपको पार्लियामेंट के साथ करना है, मीडिया के साथ करना है, गवर्नमेंट के साथ करना है, सिविल सर्विस के, वहां पे एक व्यक्ति वो कहता है सुबह है, सब कहेंगे हाँ जी सुबह है, कहता है शाम है, सब हाँ जी शाम है। सो इट्स वेरी इजी टू। सर लेकिन मेरे एक बात समझ में नहीं आ रहा, डी फैक्टो मतलब इसको डी ज्यूरे करने की क्या जरूरत थी? इसको कागज में लाने की क्यों जरूरत थी? क्योंकि अभी तक आप एक डेमोक्रेसी का मुखौटा लेके चलते थे। आप कागज में भी डेमोक्रेसी को इस एक तरीके से खत्म करने पर आमादा क्यों है? जो रही सही थोड़ी बहुत भी क्रेडिबिलिटी उसको क्यों समाप्त करना चाहते हैं? कमोडोर बहल ये जरा समझाएंगे कि ये करके असल में करना क्या चाह रहे हैं? दिनेश जी, आपने बहुत ही अच्छी बात कही है। और सबसे पहले ये कहूंगा कि नंबर 28 को उनका जो चीफ का पद था उसका टेन्योर खत्म हो जाता है। उससे पहले कोई ना कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत थी, क्योंकि फील्ड मार्शल का कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियर नहीं है। इस वजह से इस समय 27वां अमेंडमेंट और 243वां जो कि उनका आर्टिकल है उसको अमेंड करना बहुत जरूरी था। आज तक कभी भी पाकिस्तान के अंदर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने अपना टेन्योर पूरा नहीं किया। लेकिन अभी तक जो पाकिस्तानी जनरल्स गलती करते थे वो ये करते थे कि वो तख्ता पलट कर देते थे। लेकिन यहां तो तख्ता पलट, इतना दिमाग शातिर है मुनीर, कई लोग तख्ता पलट हो भी गया पर उनका नाम नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी अब भी आगे है और दो जगह पे उन्होंने किया है, ना केवल मिलिट्री कमांड स्ट्रक्चर के अंदर उन्होंने जुडिशियल सिस्टम के अंदर भी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट लेकिन सर इसी की है, यानी कि लाइफ लॉन्ग उनके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। बहल साहब
इसी में एक चीज और, कई लोग ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ ने सिखाया होगा, बताया होगा कि देखो ऐसा है, मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूं, बाकी कोई देगा नहीं देगा इसका कोई गारंटी नहीं है। अपने आप को इतना पावरफुल करो कि मुझको भी सिक्योर कर पाओ। कर्नल शैलेंद्र, इसमें भी दम है क्या? जय हिंद, नमस्कार। मुझे लगता है कि वोरा सर ने बड़ा अच्छा एंटरटेनिंग मुन्नी बदनाम करी। वो मेरे ख्याल आरजू वाज स्माइलिंग एट दैट कि पाकिस्तान एक्चुअली इस चीज़ में बिलीव करता है कि हर एक काम मुनीर के नाम से हो रहा है। अब आ रही है बात जो आपने कही है, जो वो बहुत बड़ी बात है। ये सारा का सारा प्लान शहबाज शरीफ का है, क्योंकि शहबाज शरीफ को पता है कि अगर पावर में रहना है तो इस एक आदमी को उस लेवल पर ले जाओ जिसमें ये मुझे सिक्योर कर ले। वो अदरवाइज भी आपने इतनी सारी चीज़ें बताई हैं कि जो वहाँ पर अमेंडमेंट के द्वारा हो गई, वो वैसे चल रही थी, अब सिर्फ फॉर्मलाइज हो गई है। आप शायद पाएंगे कि ये पहला शहबाज शरीफ होगा जो शायद अपना टेन्योर पूरा कर ले, क्योंकि पपेट गवर्नमेंट को चलाना कोई बड़ी बात है ही नहीं, कोई जिम्मेदारी तो है ही नहीं, कोई डिसीजन मेकिंग है नहीं, कोई इकॉनमी से रिलेटेड बात है नहीं। देश के अंदर कोई एक ऐसी चीज आरजू काज़मी मुझे बता दें जो कि उनकी पॉलिटिकल सेटअप डिसाइड करती है। तो मतलब जो असल में वहां पर आवाम की आवाज के लिए जो थोड़ी बहुत गुंजाइश बची हुई थी, क्या उसको भी समाप्त किया जा रहा है? आरजू काज़मी के पास जाऊंगा और ये समझूंगा। लेकिन कर्नल शैलेंद्र जो कह रहे हैं, एंड ही ऑलवेज सेज ऑन अ सीरियस नोट, whenever he is saying something it is on a serious note। और अगर वो ये कह रहे हैं कि असल में ये शहबाज ने खुद को बचाने के लिए किया है, तो हम कहीं देख कहीं और रहे हैं, खेल कहीं और हो रहा है क्या, ये भी समझेंगे। लेकिन पहले खबर देखिए, पाकिस्तान में जिया और मुशर्रफ दौर की वापसी, बल्कि मैं कहूंगा याहिया दौर की भी वापसी। जनरल जिया ने भी संवैधानिक बदलाव किए थे, परवेज मुशर्रफ ने भी बदला था कानूनी ढांचा। 3 साल में ही सबसे ताकतवर बने मुनीर। संविधान को कैसे खुद के लिए डिस्टॉर्ट करके यूज करना है, ये अगर आपको सीखना है तो पाकिस्तान से बेहतर नजीर कहीं मिलेगी नहीं। आरजू काज़मी का नजरिया लेते हैं। आरजू काज़मी, पाकिस्तान में जनता के लिए, उसकी आवाज के लिए, कहीं डेमोक्रेसी के लिए भी कोई गुंजाइश रहती देखते हैं आप आने वाले दिनों में? देखिए, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि डेमोक्रेसी के लिए पाकिस्तान में कोई जगह है, या इस वक्त भी पाकिस्तान में कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। इस वक्त भी जो गवर्नमेंट है, ये इमरान खान की भी अगर थी तो वो भी एक तरह से मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के अंडर ही थी। यहाँ पर एक चीज जो अभी तक हमें समझ आई है, जो अभी ये सिलसिला चल रहा है, 1-2 दिन में और क्लियर होगा, वो ये कि जो नया 27 अमेंडमेंट में जो इन्होंने एक चीज लेकर आए हैं, वो ये कि अगर इमरान खान बाहर आ गए, जो कि कभी ना कभी तो बाहर आएंगे, तो अगर इमरान खान चाहेंगे भी तो तब भी वो इस वक्त के जो फील्ड मार्शल या आर्मी चीफ हैं, या इस वक्त के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, उनको ना तो वो अरेस्ट कर पाएंगे, ना कोई सजा दे पाएंगे, ना उनके ऊपर केस होगा। ये चीज भी इसमें शामिल की गई है। यानी कुछ भी हो जाए इन लोगों के ऊपर, तीनों के ऊपर, ना आप कोई केस कर सकेंगे, ना पब्लिक, ना गवर्नमेंट, और ना ही इनको अरेस्ट किया जा सकेगा, जो कि पहले के कई डिक्टेटर्स थे जिनके ऊपर हुआ। खासतौर पे जनरल परवेज मुशर्रफ के ऊपर केस भी चला था और उसके बाद उन्हें मुल्क से बाहर भी जाना पड़ा था। तो ये उन तमाम चीज़ों से अपने आप को इन्होंने बचा लिया है। लेकिन इनको ये याद नहीं कि ये ना तो मुशर्रफ का ज़माना है और ना ही ये ज़ियाउल हक का ज़माना है। इस वक्त जो बात की जा रही है, लोग यानी जो सीनियर्स यहाँ पे बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इनको ये बहुत मुश्किल पड़ेगा और हो सकता है कि ये चीज़ इनको बैकफायर कर जाए। किस तरीके से खुद को लगातार बड़ा और बड़ा और बड़ा करते जा रहे हैं असीम मुनीर, जरा ये भी आपके सामने रखना चाहता हूं। असीम मुनीर के 6 महीने में 2 बड़े प्रमोशन। नवंबर 2022 में असीम मुनीर पाकिस्तान आर्मी चीफ बनाए गए थे, जिसके बाद मई 2025 में फील्ड मार्शल बनाया गया। फील्ड मार्शल तब बनाया गया जब भारत के हाथों बुरी तरह पिटाई हुई। पिटाई जो हुई वो तस्वीरों के जरिए सामने आ गई। लोगों ने वहां कहा अपना चेहरा कैसे बचाया जाए। कहा गया जिसके नेतृत्व में चुनाव, माफ कीजिए, पूरी जंग लड़ रहे थे, उसको और बड़ा कर दो और इस तरीके से बता दो कि हमने खुद जीत हासिल की है। और 6 महीने बाद ही नवंबर 2025 में अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। अब सवाल यह है कि कई बार कहते हैं कुछ चीजों का हद से गुजर जाना बहुत बेकार होता है। क्या ऐसा ही असीम मुनीर के लिए यहां भी होने वाला है? ये एम्बेसडर दीपक, इसमें डोनाल्ड ट्रंप ज्यादा भूमिका निभा रहे हैं या शहबाज शरीफ उनको ज्यादा दिमाग दे रहे हैं, या खुद वो अपने लिए एक फोर्ट्रेस क्रिएट करने की तैयारी में? डोनाल्ड ट्रंप साहब का मुझे लगता है सर, क्योंकि मैं वहीं से लौटा हूं, काफ़ी देर तक न्यूयॉर्क में था, यूनाइटेड स्टेट्स में था, बहुत से लोगों से बातचीत की। मेरा मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब खुश हैं अगर आसिफ मुनीर अपने सिपाही भेज दे गाज़ा में लड़ने के लिए, हमास के साथ मरने के लिए। वो इजरायली तो $10 दे या $100 दे रहा है एक सिपाही के, मर जाए तो $100 या $10 से ज़्यादा कीमत नहीं है पाकिस्तान के सिपाही की। 10,000 मांग रहा था, उसने कहा मैं $100 दूंगा। सर बहुत सारे लोग थैंक यू बोल रहे हैं आपको।
कम से कम इतनी बड़ी कीमत आपने लगाई है उनकी। सही बात है। पाकिस्तान के अंदर ये आवाज गूंज रही है, मेरे कानों तक आ रही है जी। अच्छा, वो पहले तो 10,000 मांग रहे थे, अब इजराइल ने कहा है कि $100 हम दे देंगे फॉर एवरीबॉडी जो कफन में वापस जाएगा, उससे ज्यादा आप लोगों की औकात नहीं है। शर्म करिए आप लोग, ये कीमत लगाई है आपने अपने सोल्जर्स की। यहां देखिए 2 आउटस्टैंडिंग सोल्जर्स मेरे साथ खड़े हैं, इनकी कोई कीमत नहीं है जो आप लोग वहां पे लगा रहे हैं और आप स्वीकार करेंगे। सेकंड थिंग आई वांट टू से सर, जो डोनाल्ड ट्रंप साहब है उनका खेल ये है, ये रेयर अर्थ्स की जो बात हो रही थी ना, डोनाल्ड ट्रंप साहब समझ गए हैं कि पाकिस्तान में कुछ नहीं है और अगर रेयर अर्थ्स हैं तो वो कल नहीं निकलेंगे, 10 साल लगते हैं उसको निकालने में, रिफाइन करने में, भेजने में। तो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये 5 स्थान जो हैं सेंट्रल एशिया के, उन 5 प्रेसिडेंट्स के साथ उन्होंने समिट कल किया है और क्या बोला है कि रेयर अर्थ्स मेरे को दो। पाकिस्तान से उन्होंने उम्मीद हटा दी है। सो ही इज नॉट गोइंग टू बी चीटेड। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि ये अपने सिपाही भेजते जाएं, मरते जाएं, हम लोग बचते जाएं। कई बार उन्होंने कहा है अफगानिस्तान का बागराम बेस का क्या हुआ है सर, डोनाल्ड ट्रंप ने, मुनीर ने प्रॉमिस किया था मैं दे दूंगा, अफगानिस्तान से बोले दो, उन्होंने 2 झापड़ मारे तो जंग शुरू हो गई वहां पर। नहीं, आप जैसे एक्सपर्ट के साथ ही बात करके मेरे को यह पता चला है कि जब भी कोई गोरा, खासतौर से अमेरिकी मेहरबान हो जाए पाकिस्तान के ऊपर तो वहां ब्लड शेड कुछ दिनों में होना लाजमी होता है। आगे देखिए जरा, मुनीर को ताकतवर बनाने के पीछे ट्रंप यही कह रहे हैं एम्बेसडर दीपक, पाकिस्तान में छिपे हैं ट्रंप के कई स्वार्थ। ट्रंप लगातार करते रहे मुनीर की तारीफ। भारत, चीन समेत कई मोर्चों पर ट्रंप का इसके जरिए निपटने का मकसद। लेकिन सवाल यह है कि एक बैड इन्वेस्टमेंट जब आप उसको बचाने की कोशिश करते हैं, कुछ और इन्वेस्ट करते हैं, वो फर्दर बैड होता है, फिर आप इन्वेस्ट करते हैं वो और ज्यादा बैड हो जाता है। और इस तरीके से जुए में जुआरी जो हार रहा होता है वो और अपने आसपास की धन संपत्ति को लगाकर उसको बचाने की कोशिश करता है जो वो हार चुका है। और यही ट्रंप की हालत है। वो जितना इन्वेस्ट करते जाएंगे मुनीर पे उतना ज्यादा खतरनाक स्थिति में पहुंच जाएंगे। लेकिन अभी ऐसा हो गया है जैसे अब ट्रंप के लिए भी शायद कोई यू टर्न बचा नहीं है। कोमोडोर बहल बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ट्रंप का अपने देश के अंदर भी आप देखिए तो सबसे लोएस्ट पे है उनकी पॉपुलैरिटी रेटिंग, चाहे वो 38% पे आ चुकी है। और कहीं ना कहीं ये 3 इलेक्शन जो अभी की हारे हैं उन्होंने, और आने वाले भी जो इलेक्शंस हैं डेमोक्रेट्स जीतने के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। मिड टर्म तक तो उनकी पॉपुलैरिटी एकदम खत्म सी हो जाएगी अगर वो अपने ऐसे पॉलिसीज को, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनका केस टैरिफ का अलग लगा हुआ है। और साथ में जितना वो मुनीर को ऊपर लेके आए, अगर आपको याद हो उनकी फैमिली की, ट्रंप की फैमिली की WLF कंपनी जो साइबर के ऊपर जो उन्होंने डील साइन की थी पाकिस्तान के अंदर आके साउथ एशिया का उसको हेड बनाने के लिए, तो कहीं ना कहीं उसके बाद पहलगाम हुआ है। तो बहुत ज्यादा विश्वास था अपने आप के ऊपर मुनीर को कि अब मैं ट्रंप का राइट हैंड मैन बन गया हूं। जिस तरीके से शहबाज शरीफ ने इजिप्ट के अंदर बिल्कुल लेट से गए थे और कहा था कि ट्रंप के बिना तो ये युद्ध रुक नहीं सकता था ट्रंप, लेकिन अब ट्रंप को भी समझ आने लग गया है कि पाकिस्तान एक ऐसा कोई विनिंग घोड़ा नहीं है कि इसके ऊपर हमेशा लगाते रहोगे तो घर के अंदर कहां से जीतूंगा। बिल्कुल आगे बढ़ना पड़ेगा सर। मुनीर को ताकतवर बनाने के पीछे ट्रंप है। कुछ एक चीजें आपके सामने रख देता हूं, क्या क्या किया है ट्रंप ने मुनीर के लिए, जरा यह बात देखिए। 19 जून 2025 ट्रंप ने व्हाइट हाउस में स्पेशल लंच दिया। हालांकि जब भी कहते हैं कि इतना पावरफुल आदमी बुलाकर लंच देना तो बड़ा सावधान रहना चाहिए, लेकिन इनको खाना सामने देखने के बाद यह सब सुनाई और समझ में आता है नहीं। 26 सितंबर 2025 ट्रंप ने मुनीर को महान व्यक्ति बताया था और 30 सितंबर 2025 को ट्रंप ने मुनीर को बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति कहा। 26 अक्टूबर 2025 ट्रंप ने फिर से मुनीर को महान बताया। अब इतने बार वो मुनीर को महान स्पेशल आदमी कह चुके हैं कि अब असल में कुछ नया उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या ढूंढ कर लाऊं जिससे मुनीर की एक बार फिर से तारीफ की जा सके। लेकिन ये रेत में नाव चलाने जैसा है। एक तो पतवार आपके चलेंगे कि नहीं और बाद में पता चलेगा जहां से शुरू हुए थे वहीं खड़े हुए। लेकिन ये रेत में नाव चला क्यों रहे हैं ट्रंप? रेयर अर्थ मेटल मिलेगा नहीं, बाकी जगहों से आप गुजारिश कर रहे हैं। मुनीर के साथ असल में बचा क्या? क्रिप्टो वाला इन्वेस्टमेंट कर्नल चैलेंज। नहीं, देखिए मैं इस बात को चैलेंज करता हूं कि आपने ये जो वर्ड बोला है ना कि महान आदमी है, महान तो सारे होते हैं। आप मुझे एक जगह बता दीजिए जहां ट्रंप ने कहा हो ही इज अ आउटस्टैंडिंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ही इज अ आउटस्टैंडिंग फील्ड मार्शल। कहीं अगर किसी ने बोला one who always stands out, तो not there in the field, तो फिर either inside the bunker or elsewhere। देखिए मैं इसीलिए बोल रहा हूं, हमारे पास एक पाकिस्तान पैनलिस्ट हैं, अगर वो एक कैरेक्टरिस्टिक मुनीर की बता दें जो उसने अपने देश के लिए अच्छी करी है। दूसरी बात, ये जो आप बता रहे हैं रेयर अर्थ मटेरियल, रेयर अर्थ मटेरियल है कहां? पहले तो ये बताओ जी। बलूचिस्तान ना, हाँ, अब बढ़िया आ गई ना बात कि ये रेयर अर्थ मटेरियल आप बलूचिस्तान से निकालेंगे
आप अमेरिका को अलाउ करेंगे। वो इनका तेल भी निकालेगा, ऐसा पाकिस्तान पैनलिस्ट का कहना होता है कि वो हमारे यहाँ तेल भी निकालेगा। मैं तो हमेशा कहता हूं वो तुम्हारा तेल जरूर निकालेगा और उसके बाद ये भेजा कहां से जाएगा, आपको एक पोर्ट दे दिया जाएगा और वो पोर्ट जो है वो चाइनीज पोर्ट के पड़ोस वाला पोर्ट होगा। आप दोनों के बीच में आराम से बिजनेस कर लोगे। आप रेयर अर्थ मटेरियल कल सुबेरे निकाल लोगे, परसों सुबेरे तेल निकाल लोगे। अरे आरजू काजमी जी, कम से कम आवाम की आवाज बनकर आप तो बताइए कि सच्चाई है क्या है आपके पास। तो ठीक है, किसी जगह आपके पास रेयर अर्थ मटेरियल है, उसका पिन पॉइंटेड जगह बता दीजिए मुझे। रेयर अर्थ मटेरियल का पिन पॉइंटेड जगह आरजू काजमी जी के पास पूछने चलेंगे, लेकिन उससे पहले जरा देख लेते हैं मुनीर को ताकतवर बनाने के पीछे ट्रंप हैं। ये बात क्यों बार बार कही जा रही है एक्सपर्ट्स की तरफ से और इसके मायने क्या है, ट्रंप इसके जरिए करना क्या चाहते हैं। मुनीर ने, आप जानते हैं कि मुनीर ने ही ट्रंप को नोबेल के लिए नॉमिनेट किया था। न सिर्फ नॉमिनेट किया, वहां जाकर वो कागज भी दिखाया, देखिए साहब इसमें लिखकर हमने दिया है। मतलब उनको भरोसा दिलाने के लिए हर एक कदम। पाकिस्तान अगर आपको प्रपोज करेगा तो कितने लोग उसको सीरियसली लेंगे, ये बात दूजी, लेकिन अपने नंबर बनाने के लिए वो लिख कर दिया गया और वो चिट्ठी दिखाई गई, उसकी कार्बन कॉपी ले जाके देखिए सर ओरिजिनल हमने भेज दिए, लेके आए हैं। मुनीर को ताकतवर बनाने के पीछे ट्रंप। मुनीर ने ट्रंप के गाजा पीस प्लान का समर्थन किया। मतलब जो ट्रंप इस समय कह रहे हैं उसमें हमें इसलिए मिलाई जा रही है क्योंकि उसी से और ज्यादा ताकतवर बनने के रास्ते मुनीर के लिए खुलते हैं। मुनीर ने ट्रंप के गाजा पीस प्लान को सही कहा। पाकिस्तान की रेयर अर्थ जो मटेरियल है उस पर अमेरिका की नजर है। मुनीर भी इस बात को जानते हैं। मुनीर ये जानते हैं कि यहां पर जो कुछ लेने की निगाह से, लेने की नियत से चाइना आया था वो नहीं ले पाया, अमेरिका क्या ले पाएगा, लेकिन हां कह देने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उससे हम ताकतवर बनते हैं। और मिडिल ईस्ट और ईरान पर प्रभाव के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल करने की जो एक बड़ी स्कीम है उसमें मुनीर को फिट पाया जा रहा है, इसलिए यह किया जा रहा है। और भारत के खिलाफ पाकिस्तान को मजबूत बनाने पर ट्रंप का फोकस है और इसके लिए मुनीर एक ऐसा चेहरा है जिस पर ट्रंप को लगता है अगर दांव लगाएंगे तो ठीक रहेगा। पाकिस्तान में चीन का प्रभाव कम करने के लिए भी मुनीर को सपोर्ट कर रहे हैं ट्रंप, क्योंकि उनको यह लगता है कि इससे चाइना का जो इन्फ्लुएंस कम होगा, अमेरिका का आने वाले दिनों में बढ़ेगा। हालांकि उनको बहुत बाद में एहसास होगा कि पाकिस्तान की दोस्ती और पाकिस्तान के साथ कुर्बत, पाकिस्तान से दूरी, दोनों डेंजरस होते हैं। पाकिस्तान में चीन का प्रभाव कम होगा क्या, पाकिस्तान क्या वाकई आने वाले दिनों में बहुत सारी चीजों में ट्रंप को सपोर्ट कर, और ट्रंप खुद जो इतनी सारी परेशानियों में घिरे हुए हैं, अब क्या उस तरफ जा रही हैं ये बातें आरजू काजमी जी, जहां आवाम को सूनर और लेटर सड़कों पर आना पड़ेगा? देखिए, पब्लिक यहाँ पे सड़कों पे आएगी या नहीं वो तो मैं कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि मैंने देखा नहीं है हमारी पब्लिक को बाहर निकलते। चाहे कुछ भी हो जाए, हालात जब खराब होते हैं तो हमने तो देखा है कीड़े मकोड़े भी बाहर आ जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान की पब्लिक बाहर नहीं निकलती। लेकिन ये ज़रूर है कि जो हमेशा से अमेरिका ने पाकिस्तान में मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को ही सपोर्ट किया है, इसी वजह से यहाँ पे डिक्टेटरशिप कई बार रही है और इस वक्त भी वही दिखाई दे रहा है। और जहाँ तक हमारे लोग हैं तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट या मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट इतनी स्मार्ट है कि वो अमेरिका जैसी बड़े कंट्री को बेवकूफ़ बनाएगी। ये ज़रूर है कि इस्तेमाल होते आए हैं पहले अफगानिस्तान के लिए, जिसको ये अभी भुगत रहे हैं 20 साल जो कुछ हुआ अफगानिस्तान में, और अमेरिका ने जिस तरीके से यहाँ पे पाकिस्तान को इस्तेमाल किया, एक बार फिर पाकिस्तान वही गलती दोहराने जा रहा है। यही कुछ कहना चाहते हैं मैम, जरा सुनिए क्या कह रहे हैं वो आपकी। मेरे को आरजू काजमी जी सिर्फ ये बता दीजिए, आप कह रही हैं कि डिक्टेटरशिप कई बार हुई है, कब नहीं हुई है वो बताओ। चलो वो कम पीरियड होगा, हर बार हुई है, बार बार हुई है, बारंबार हुई है, अभी भी हो रही है और होती चली जाएगी। लेकिन उससे बड़ी बात मेरे को ये लगता है आरजू काजमी जो कह रही है कि वहां की जनता कभी सड़कों पर नहीं निकलती, मुझे दूसरी बात लगती है, जनता का गुस्सा जब भी बाहर आने को होता है उसको कोई ना कोई एक तरीके से हाईजैक करता है, उसका चेहरा बनता है और बाद में उसको खरीद लिया जाता है, या उसको बिठा दिया जाता है, या उसके साथ इतनी ज्यादती कर दी जाती है कि वो कुछ करने की हिम्मत ना करे। मेजर दीपक, क्या ऐसा ही होता है? हमेशा ऐसा होता है। ये क्रिकेट के खिलाड़ी भी बने थे द फेस ऑफ नया पाकिस्तान, नया मदीना एटसेट्रा, लेकिन उनको आपको पता है क्या हुआ उनके साथ। अगर वो छोड़ के चला जाता है देश, मेरा अपना एनालिसिस है, कहता है कि अच्छा मुझे माफ़ कर दे मुनरिया, अब मैं जा रहा हूँ सऊदी अरेबिया में, वहाँ पे बैठूंगा, शायद वहाँ पे स्थिति थोड़ी काम हो जाए। लेकिन अगर कुछ हुआ उसके साथ और उसके समर्थक सड़कों पे निकल आए, हमने पहले देखा उन्होंने क्या किया था, हेडक्वार्टर को आग लगा दी थी और फौज को उन्होंने बहुत बुरी तरह से उसकी छवि दूची खराब कर दी थी। अगर ऐसा कुछ होता है सर, देन गॉड हेल्प पाकिस्तान। सर देखिए ना, आने लगी खबरें, जरा फ्लैश कीजिए एक के बाद एक, देखिए जरा क्या कर रहा है टीटीपी। मुनीर को ताकतवर बनाने की तैयारी के बीच में पाकिस्तानी सेना का बड़ा नुकसान। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी सेना और टीटीपी के बीच में भीषण झड़प।
पाकिस्तानी सेना पर टीटीपी लड़ाकों की ताबड़तोड़ फायरिंग। टीटीपी का दावा 30 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों की मौत। 3 पाकिस्तानी सैनिकों ने किया सरेंडर। कई चौकियों पर टीटीपी का कब्जा। तो आप बनते रहिए सीडीएफ, बाजा वैसा ही बजता रहेगा। कमोडोर बहल, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जो टीटीपी के हमले, ये तीसरी बार की जो शांति वार्ता बंद हो गई, उसके बाद क्या कहा था ख्वाजा आसिफ ने? ये कहा था ओपन वॉर होगा, खुली लड़ाई होगी, खुली युद्ध होगा। तो युद्ध तो शुरू कर दिया तालिबान ने। तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो ज्यादातर कंदाहर और हेलमंद एरियाज में ऑपरेट करता है, तो वहां से बलूचिस्तान भी पास है। उन्होंने पहले तो सिर्फ खैबर पख्तूनवा में अटैक करते थे, लेकिन अब उन्होंने अटैक शुरू कर दिया बलूचिस्तान के अंदर भी, और खासकर गुलिस्तान में तो उन्होंने जो बॉर्डर के पास मारे हैं पाकिस्तानी सैनिकों को। तो कहीं ना कहीं आज वो स्टेज में आ रहा है पाकिस्तान की। उसकी हवाई लड़ाई भी बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन तालिबान किसी और एंगल से लड़ता है। आप कहते रहेंगे युद्ध हम करेंगे, उन्होंने युद्ध शुरू कर दिया। इस तस्वीर को जरा बड़ा करके दिखाइए, सुनाइए इन आवाजों को, आपको पता चलेगा। पाकिस्तान में जब सीडीएफ बनाए जा रहे हैं, असीम मुनीर, बड़ा अच्छा नाम दे दिया सर, मेरे जुबान पे चढ़ ना जाए मुनरिया। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि ऐसा ना हो, क्योंकि वरना थोड़ा नॉन सीरियस हो जाएगा कर्नल साहब की निगाहों में। लेकिन ये जरा देखिए कैसे तोड़ा जा रहा है उधर, और अपने आप को उपाधियों पर उपाधियां दिए पड़े हैं असीम मुनीर। लेकिन असीम मुनीर के यूं लगातार, अब ये आरजू काजमी जी एक जो बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले, ये भी कम पड़ेगा असीम मुनीर के लिए, या देयर इज गोइंग टू बी अ फुल स्टॉप आफ्टर दिस? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई फुल स्टॉप आएगा, लेकिन ये ज़रूर है कि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत दिन तक इसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिस तरह से पब्लिक रिएक्शन आ रहा है, जिस तरीके से लोग बात कर रहे हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये ज़िया-उल-हक का ज़माना है, ना ये मुशर्रफ का ज़माना है। इस वक्त इनको ये चीज़ काफ़ी मुश्किल पड़ेगी। इस वक्त भी वोटिंग चल रही है सेनेट के अंदर, और अपोजिशन जो है वो वॉकआउट कर गई है। जो जिस वक्त मैं आपसे बात कर रही हूँ, उस वक्त तमाम चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं। तो कहीं ना कहीं पे इनको थोड़ा सा ऐसी रुकावट देखने को मिल रही है, और जो शायद आगे बढ़ती जाए। और अगर इन्होंने जीत भी लिया तब भी इनको शायद वो वाले मज़े नहीं आएंगे जो ये सोच रहे हैं। इनके लिए काफ़ी टफ होगा ये। तो ये हो जाने के बाद भी असीम मुनीर जिस तरह का गुलिस्तान खुद के लिए देखते हुए सपनों में जा रहे हैं, वो नहीं मिलने वाला पाकिस्तान में। अगली खबर देखिए, खैबर पख्तूनवा के बन्नू जिले में टीटीपी का हमला। दिखाइए तस्वीरें, खबर दिखाइए। हमले में पाकिस्तानी सेना की कई चौकियां तबाह। अब ये बन्नू में भी देख लीजिए। उधर असीम मुनीर कहते हैं कि मैं बन्नू, मैं कुछ और बन लूं, इससे ज्यादा बन लूं, और इधर बन्नू में तबाही देखिए जरा। वो बेशक आरजू काजमी जी का विश्लेषण है कि वहां पर वो जाएंगे तो जरूर ये तमगा लेकर, ये ताज लेकर, लेकिन वो कांटों भरा होगा और उसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे। ये निश्चित रूप से दिखाई देता है, जिस तरह की आग पाकिस्तान में लगी हुई है अलग अलग हिस्सों में। देख लीजिए जरा, फुल फ्रेम देख लीजिए, धुएं का गुबार देख लीजिए, और देख लीजिए इस आग को। ये है असीम मुनीर का मुस्तकबिल, और उनकी छत्र छाया में पाकिस्तान का हो रहा हाल आपके सामने बड़ा बड़ा टेलीविजन स्क्रीन पर। अगली खबर भी आपके सामने रखता हूं। ताकतवर बनने से पहले मुनीर की बड़ी तैयारी। अफगानिस्तान पर बड़े हमले की तैयारी में पाकिस्तान, सोर्सेज बता रहे हैं। टीटीपी के हमले के बाद पाकिस्तान में इमरजेंसी बैठक, सोर्सेज बता रहे हैं। हमले के बाद लगातार बैठक कर रही है पाकिस्तान की आर्मी। तालिबान को लेकर बैठक में नई रणनीति पर विचार चल रहा है, सोर्सेज बता रहे हैं। तालिबान पर हमले का ब्लूप्रिंट तैयार कर रहा है पाकिस्तान। लेकिन सवाल यह है, आप ये कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होगा? इसका बूमरैंग क्या होगा? इसके रिपरकशंस क्या होंगे? जाहिर है ये रिपरकशंस खतरनाक होंगे, इसीलिए एक बैठक के बाद दूसरी बैठक की जा रही है, और ये तीसरी और चौथी भी होती रहेगी। और तालिबान से आने वाले दिनों में और पंगा पाकिस्तान के लिए बहुत बुरी तरह बूमरैंग करेगा। दीपक सर, ये बात करते थे कि अफगानिस्तान हमारे लिए स्ट्रेटेजिक डेप्थ है। अगर भारतीय सेना हमको ठोक दे तो हम जाके वहाँ पर रीग्रुप करेंगे। अब वो स्ट्रेटेजिक डेथ बन रहा है। सर, एनालिसिस करिए, इंट्रोस्पेक्शन करिए। मैं कई बार अपने दोस्तों से कहता हूँ, आखिर क्या हो गया है, क्या गलत हो गया बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान? जब तालिबान 2 आया था तो आप तो कहने लगे हम जान दे देंगे, हमारे तालिबान भाई हैं, ये तो हमारे ये हैं, वो हैं, सब भाई बहन हैं। अब क्या हो गया? गलती ये हुई है, मेरा जो मानना है, कोई भी अफगान आपकी ड्यूरेंट लाइन को एक्सेप्ट नहीं करेगा। कोई भी अफगान नहीं मानेगा कि उसकी हुकूमत इस्लामाबाद में बैठे, बल्कि वो अपनी हुकूमत। एंड फाइनली सर, लेट मी जस्ट टेल यू, क्योंकि मेरे फादर साहब की फैमिली गजनी से आती है, अफगानिस्तान से, कुछ पठान खून मेरे में भी है। भगवान आपको बचाए, हम कहते हैं
कोबरा के जहर से, शेर के दांत से और पठान के बदले से। आप देखिए तालिबान क्या कहते हैं, अमेरिकियों को कहते थे अरे घड़ियां तो तुम्हारे पास हैं, समय तो हमारे पास है। और देखिए किस तरह से हम ठोकेंगे। पाकिस्तान बहुत बुरी तरह से अब हारेगा इस जंग को अफगानिस्तान के साथ साथ। ये पलटवार बहुत महंगा पड़ेगा। अगर वाकई ऐसा कुछ सोच रहा है तो फिर पाकिस्तान को आने वाले दिनों में बहुत बहुत ज्यादा महंगा पड़ सकता है। क्यों कहा था जनरल रावत ने कि ये 2.5 फ्रंट वॉर है। जरा ये हाफ फ्रंट और ये हाफ फ्रंट कितना खतरनाक है ये भी जरा देख लीजिए। दिल्ली एनसीआर को दहलाने की साजिश नाकाम, आतंकी हमले की प्लानिंग कर रहे नेटवर्क का खुलासा। फरीदाबाद से 2923 किलो विस्फोटक बरामद। इसमें अलग अलग तरह के विस्फोटक, RDX भी, अमोनियम नाइट्रेट भी। प्लानिंग में शामिल 2 डॉक्टर समेत 7 गिरफ्तार। कल ही फरीदाबाद में एक ठिकाने पर बरामद हुए थे 360 किलो विस्फोटक। आज बरामद हुए 2563 किलो विस्फोटक। तो वो लोग जो पूछते हैं ना कि कहां से आता है विस्फोटक, उनको ये मालूम होना चाहिए कि थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में इकट्ठा करते करते किसी बड़े हमले के लिए खुद को ये तैयार करते हैं। अगर जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता हमको मिल पाए तो बहुत अच्छा, अभी का अपडेट भी उनसे मिल जाएगा। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं ये हाफ फ्रंट, जितेंद्र शर्मा को प्लीज लाइन अप कीजिए। लेकिन उससे पहले मैं ये समझना चाहता हूं कर्नल शैलेंद्र, ये कितना डेंजरस और ये एक्चुअली ये जो दिखाई दे रहा है इसकी मेगा पिक्चर क्या है, ये समझाइए हमारे दर्शकों को। नहीं देखिए, 2900 kgs जो है एक दिन में नहीं आ सकता, ये बड़ी क्लैरिटी है। एक रास्ते से भी नहीं आ सकता, ये भी मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। लेकिन जब हम बात करते हैं ना कि इसका डेंजरस एंगल क्या है, मेरे लिए वो डेंजरस एंगल है वो जो 20 टाइमर्स हैं, जो 20 टाइमर्स आपको मिले हैं। दैट मीन्स कम से कम 15 से 20 जगहों पर आप इस RDX को या अमोनियम नाइट्रेट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और ये क्या है, ये क्या डैमेज करता है, ये एक्चुअली आपके माइनिंग में आता है काम। वहां पर जिसको बोलते हैं ना तगड़ी चट्टानों को तोड़ने के लिए काम आता है। अगर वो दिल्ली में और NCR में अगर देखा जाए तो कौन सी ऐसी जगह हो सकती है, दैट मीन्स देयर आर सम बिल्डिंग्स जिसको वो एम कर सकते थे या कर रहे होंगे। और ये 20 जो टाइमर हैं, ये दैट शुड बी द इंडिकेटर कि ये वाला नेट अभी भी बचा हुआ है। 5, 6, 7, 8, 10 लोगों का काम नहीं है ये। आपके पास अभी भी वो स्लीपर सेल का पार्ट बचा हुआ है जिसको आपको डिस्कवर करना पड़ेगा, उसे मार गिराना पड़ेगा। अरेस्ट करना बंद करो, मारना शुरू करो। अरेस्ट करना बंद करके मारना शुरू करना चाहिए। जरा देखिए कितनी खतरनाक साजिश। और इसीलिए जनरल रावत ने कहा था ये हाफ फ्रंट बहुत खतरनाक है, क्योंकि इसमें हमारे बीच में लोग हैं। हरा सांप पहचानना बहुत मुश्किल होता है। जरा देखिए कैसे इनको समझा गया, कहां से इनको पकड़ा गया। डॉक्टर आदिल अहमद सहारनपुर से गिरफ्तार। खुद के नाम के आगे डॉक्टर लगाते हैं ये। और ये चेहरा देख लीजिए, ये दुनिया को, देश को दहलाने के लिए किस तरह से विस्फोटक बना रहे थे, जहर बना रहे थे खास किस्म का। वो जहर क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, क्या करता है, रेजिन उसे कहा जाता है। डॉक्टर आदिल अहमद सहारनपुर से गिरफ्तार हुआ। डॉक्टर मुजम्मिल को फरीदाबाद से धरा गया। डॉक्टर अहमद मोइद्दीन को गुजरात से पकड़ा गया। और ये कर क्या रहे थे, 2923 किलो विस्फोटक तैयार किया। बहुत बड़ा अमाउंट है ये, बहुत बड़ा अमाउंट। और ये बहुत बड़े इलाके में या बहुत कई सारे बड़े बड़े इलाकों में तबाही की ताकत रखता था। और ये जो आतंकी था ये खास किस्म का जहर बना रहा था, मतलब लोगों को पॉइजन किए जाने की भी तैयारी थी। ये जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त का अपडेट बहुत जल्दी से। जितेंद्र जी बिल्कुल, देखिए जिस शख्स की गिरफ्तारी की गई है वो बकायदा चाइना से उसने MBBS की डिग्री हासिल की है और उसको बताया जाता है कि महारत हासिल थी इस तरीके का केमिकल बनाने। इसके अलावा जो ये केमिकल बनाया गया ISIS मॉड्यूल के इस आतंकी के द्वारा, ये दरअसल ऋषि का नाम है। और बताया जाता है कि इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब कहा जाए केमिकल अटैक किसी के ऊपर करना हो या फिर कहीं केमिकल वेपन्स से अटैक करना हो। तो अब इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाना था, क्योंकि इससे पहले बताया जा रहा है कि ये लखनऊ में जो RSS का दफ्तर है वहां पर रेकी कर चुके थे। इसके अलावा दिल्ली में आजादपुर सब्जी मंडी की रेकी कर चुके थे। तो ये केमिकल वेपन कहाँ पर यूज होना था, किस तरीके से यूज होना था और इनको कब ये ऑर्डर दिया जा रहा था, ये वो तमाम चीजें हैं जिनकी तफ्तीश अब फिलहाल गुजरात ATS और साथ ही तमाम सुरक्षा एजेंसियां कर रही हैं। जितेंद्र, मैं आपके पास लौटता हूं एक और खबर इसी से जुड़ी हुई बताने के बाद। फरीदाबाद विस्फोटक केस में एक और बड़ी खबर, मुजम्मिल के घर से हथियार भी मिले। मुजम्मिल के घर से घातक हथियार मिले। AK-56 और 3 मैगजीन बरामद हुई। 2 मैगजीन के साथ एक पिस्टल भी मिले। मतलब ये असलहा भी, मुझे लगता है कि खुद के प्रोटेक्शन के लिए असल में असलहा था और बड़ी तबाही मचाने के लिए ये विस्फोटक बना रहे थे और साथ में बना रहे थे जहर। जितेंद्र
जी बिल्कुल, देखिए जो वेपन्स बरामद हुए उससे कहीं ना कहीं ये भी शक है कि हो सकता है फिदाइन अटैक की तैयारी इनकी हो। इसके अलावा जो विस्फोटक बरामद हुआ वो कहाँ का इनको रखना था, कब इनको तैयार करना था, ये वो तमाम चीजें हैं जिस पर अब फिलहाल जांच एजेंसियां काम कर रही है। इसके अलावा जो आदिल है जिसकी गिरफ्तारी इसी मॉड्यूल से जुड़ा हुआ सबसे अहम शख्स है, उसका जो भाई है मुजफ्फर, वो अभी 2 महीने पहले हिंदुस्तान छोड़कर फरार हुआ है। तफ्तीश के दौरान सामने आया कि दरअसल मुजफ्फर भी अपने भाई आदिल के साथ इस मॉड्यूल का हिस्सा रहा है और उसका भी एक अहम रोल था। वो किस कंट्री के अंदर फरार हुआ, कहाँ पर वो इस वक्त मौजूद है, उसकी लोकेशन को भी ट्रैक करने की कोशिश फिलहाल भारतीय जांच एजेंसी के द्वारा की जा रही है। जी जितेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। हो सकता है हमारे एक्सपर्ट्स भी आपसे कुछ बात करना चाहें, लेकिन उससे पहले जरा दिखा देना चाहता हूं ये आपकी दी हुई खबर के कुछ और बारीकियां उसकी दिखा देना चाहता हूं। क्या क्या इसमें और पता चला है। असल में दिल्ली और एनसीआर को दहलाने की साजिश ये थी। साथ में आप जानते हैं, हमारे संवाददाता ने अभी बताया कि आजादपुर मंडी की रेकी की गई थी, आरएसएस हेडक्वार्टर नागपुर की रेकी की गई थी। फरीदाबाद से अब तक 2923 किलो विस्फोटक बरामद हुआ है। नेक्स्ट अगला दिखाइए, इससे जुड़ी हुई ये खबर देखिए। फतेहपुर तगा गांव से 2563 किलो विस्फोटक बरामद हुआ है। अलग अलग जगहों पर इन्होंने रखा था कि एक साथ अगर कभी पकड़ में आए तो एक साथ नहीं, लेकिन फिर जाहिर ऐसा होता है कि अगर एक तरफ से तुरपाई हाथ में आती है तो तुरपाई उखड़ती चली जाती है, और यही हमारी एजेंसी इस समय कर रही है। कल फतेहपुर से 4 किलोमीटर दूर धौज गांव से बरामद हुआ था 360 किलो विस्फोटक, और ये 360 किलो जो है ये अपने आप में बहुत बड़ी तबाही मचाने के लिए। अब पुलवामा के संदर्भ में बताएंगे हमारे एक्सपर्ट्स कि कितनी कम क्वांटिटी कितना खतरनाक हो सकती है। हरियाणा पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के तहत ये हुआ, और इसके लिए पुलिस को, हमारी एजेंसीज को वाकई बधाई देनी चाहिए। AK-47 टाइमर, वॉकी टॉकी, बैटरी और डेटोनेटर, मतलब ये पूरी तैयारी करके बैठे थे। ऐसा नहीं है, ये जो चीजें इनके साथ जो सामान बरामद हुआ है, मतलब इन्होंने पूरी योजना बना रखी थी और उसको कैसे अमल में लाना है उसका ये सामान उनके पास था। डॉक्टर आदिल अहमद राठर की निशानदेही पर यह कार्रवाई हुई और ये सारी बातें पता चली। अनंतनाग पुलिस ने डॉक्टर आदिल को सहारनपुर से गिरफ्तार किया था, और उसके बताए जाने पर फिर डॉक्टर आदिल से दूसरे आरोपी डॉक्टर शकील के नेटवर्क में शामिल होने की बात पता चली। डॉक्टर शकील ने फरीदाबाद के धौज गांव में 360 किलो विस्फोटक की बात स्वीकारी, और इस तरीके से ये पूरी तस्वीर, ये डॉट्स कनेक्ट होते गए। और आरोपी डॉक्टर शकील ने किराए का कमरा लेकर 360 किलो विस्फोटक स्टोर किया था। इतनी ज्यादा क्वांटिटी में ये विस्फोटक, कोमोडोर बहल, क्या चल रहा होगा इनके दिमाग में जो आप चीजों से पढ़ पा रहे हैं। देखिए, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें 3-4 है बिंदु। सबसे पहला बिंदु यह है कि ये डॉक्टर्स थे, यानी कि पढ़े लिखे लोग, यानी कि इनकी नॉलेज टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत ही अच्छी, और साथ में इनके अपने फॉलोअर्स यानी कि रिक्रूट करके टीम बनाना और लीडरशिप लेने में यह महत्वपूर्ण। दूसरा, इतनी भारी क्वांटिटी के अंदर विस्फोटक, यानी कि पहलगांव से भी बहुत बड़ा अटैक करने वाले थे, और साथ में रिक्सिन जिसके अंदर लेक्टिन जैसे प्रोटीन होते हैं जो कि बहुत ही घातक होता है और कई गुना ज्यादा साइनाइड से इफेक्टिव होता है। इतना बड़ा, यानी कि सैकड़ों, इन्होंने मंडी उसका भी रेकी किया था, यानी कि एक भीड़ भाड़ वाले इलाके के अंदर ये बहुत बड़ा हमला करने जा रहे थे जिसमें सैकड़ों से ऊपर लोग शायद मारे जाते। और ये आखिरी चीज मैं इस पे कहना चाहता हूं वो ये है कि ये पाकिस्तान की सोची समझी चाल क्यों है, क्योंकि इनके लिंक्स मिले हैं जैशे मोहम्मद के साथ, सिर्फ इतना नहीं सर, के साथ, और ये दिखाना चाहते हैं कि भारत के अंदर उपजिया हुआ आतंकवाद है और ये डिनाइबिलिटी के अंदर आता है। सिर्फ इतना नहीं था, ड्रोन के जरिए ये साजो सामान पहुंचाया जा रहा था इस पार, और यही लेने के लिए, डिलीवरी लेने के लिए ये गए हुए थे अहमदाबाद जब इनकी धरपकड़ हुई है। जितेंद्र, इस बारे में बताएंगे किस तरीके से पाकिस्तानी कनेक्शन एस्टेब्लिश हो रहा है। जितेंद्र जी बिल्कुल, देखिए जैश ए मोहम्मद से जुड़े तमाम आतंकी बताए जा रहे हैं। जैश ए मोहम्मद से जुड़ा एक और संगठन है गजवात, अंसार गजवात उल हिंद, तो उससे भी ये लोग जुड़े हुए थे, और लगातार बताया जा रहा है कि इनके मॉड्यूल में सिर्फ ये 8 लोग नहीं है, बल्कि ये मॉड्यूल अलग अलग शहरों तक फैला हुआ है। कई और लोग जिनके अब तक नाम सामने आ चुके हैं, 2 डॉक्टर हैं जिनका नाम सामने है जो अभी भी फरार चल रहे। तो तमाम कड़ियों को अभी फिलहाल भारतीय सुरक्षा एजेंसी और J&K पुलिस के साथ ही हरियाणा पुलिस सुलझाने की कोशिश कर रही है। कोशिश ये भी है कि इन सभी आतंकों को एक साथ बिठाकर इनसे पूछताछ की जाए, रिकवरी सबसे पहले पता लगाने की कोशिश की जाए कि आखिरकार कहाँ से आया, यानी कि अमोनियम नाइट्रेट इन्होंने कहाँ से हासिल किया, किस रास्ते से फरीदाबाद तक पहुंचा, क्यों उसे रास्ते में पकड़ा नहीं गया। तो ये वो तमाम सवाल है जिनकी अब फिलहाल तलाश जांच एजेंसी के द्वारा जिनका जवाब देने की कोशिश की जा रही है। जी जितेंद्र, निगाह रखें आप, ये बड़ी खबर है, इस पर लगातार आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। लेकिन अगला जरा अपडेट देख लीजिए। गुजरात में भी बड़ी आतंकी साजिश नाकाम। गुजरात ATS ने 3 संदिग्ध आतंकियों को पकड़ा। रिजिन नाम का जहर बना रहे थे आतंकी, इस जहर से हमले की प्लानिंग थी। अब जरा ये भी देखिए, आतंकी जहरीली साजिश क्विकली दिखाइए बिग वॉल पर।
ये देखिए जरा, ये आतंक की साजिश कितनी खतरनाक थी, क्या चाह रहे थे ये। और यहां जो बातें पता चली हैं, ये तीनों चेहरे देख लीजिए। अब देखिए जरा ये खबर, आतंक की जहरीली साजिश, रेजिन जैसे घातक हथियार से घातक जहर है असल में ये। और आजकल जहर का इस्तेमाल, वायरस का इस्तेमाल हथियार के तौर पर हो रहा है। 3 संदिग्ध आतंकियों को पकड़ा गया है। गुजरात एटीएस ने आईएस से जुड़े आतंकवादियों को पकड़ा। 3 संदिग्ध आतंकियों में से एक आतंकी तेलंगाना का डॉक्टर है। पढ़े लिखे लोग भी इसमें कैसे शामिल हो रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल। चीन से एमबीबीएस करके लौटा था आरोपी आतंकी डॉक्टर अहमद मोइनुद्दीन, और ये लोग आने वाले दिनों में जहर से, तीनों आतंकियों का हैंडलर आईएसकेपी खुरासान प्रोविंस, इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस का अबू खदीजा इनका मास्टरमाइंड है, ये भी पता चला। तीनों संदिग्धों ने लखनऊ, दिल्ली, अहमदाबाद समेत कई शहरों में रेकी की थी। अब ये एक तरफ ये विस्फोटक, दूसरी तरफ ये जहर। ये तो कर्नल साहब, ये तो मतलब न जाने और क्या क्या तरीके। क्योंकि बीते दिनों आपको याद होगा महाराष्ट्र में इन्होंने पूरा एक गांव जैसा, बस्ती जैसी बसा ली थी, जहां ये ड्रोन के जरिए अटैक करने में, और उसकी पूरी रेकी वगैरह इन्होंने कर ली थी। ड्रोन के जरिए घातक चीजें इधर सीमा पर भेजी जा रही हैं। मतलब ये डिजाइन तो बड़ा खतरनाक दिखाई दे रहा है। मैंने जैसा पहले भी कहा, दिस इज ओनली टिप ऑफ द आइसबर्ग। आप देखेंगे कि इस इन्वेस्टिगेशन को जैसे जैसे आप आगे बढ़ाएंगे, आप देखेंगे ये 6000 जो केजी अभी दिख रहा है, ये और आगे बढ़ेगा। ये जो आपको 7 लोग अरेस्ट हुए हैं, ये अभी और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये 7 लोगों की काबिलियत के बहुत पार है जिस तरीके का ये काम करने वाले थे। वो जो डेटोनेटर्स की गिनती गिनो, उन टाइमर्स की गिनती गिनो, क्वांटिटी को लो। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप देखेंगे कि ये, लेकिन सर कई बार अगर टिप मिल जाए तो बाकी की तुरपाई उधड़ जाती है, और मुझको लगता है ये एजेंसीज के हाथ में ये बड़ी चीज आ गई है। बहुत धन्यवाद करता हूं आप सभी का।